हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है 11th हिस्ट्री 7th चैप्टर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन और इसका पॉइंट है आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, कलाकार और यथार्थवाद। इस टॉपिक से पहले हमने ह्यूमनिज्म के बारे में पढ़ा था, मानवतावाद। तो इस टाइम में जो यूरोपियन कंट्री में जो चेंजेस हो रहे थे उनको लेकर हम इसमें पढ़ रहे हैं, मेनली इटली को लेकर। तो जैसे मानवतावाद यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट, एक नया विचारधारा के रूप में आया, ऐसे ही उसके बाद में यथार्थवाद, रियलिज्म सामने आया। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले ओनली फॉर्मल एजुकेशन डिड नॉट शेप द आइडियाज़ ऑफ ह्यूमनिस्ट, यानी कि इस टाइम में जो ह्यूमनिस्ट विचारधारा थी या फिर एक मानवतावादी विचारधारा थी, उसको केवल फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा ने ही नहीं फैलाया, या उसके विचारों को एक आकार औपचारिक शिक्षा के द्वारा ही नहीं मिला। इसके पीछे और भी कई सारे रीज़न थे जिसकी वजह से जो ह्यूमनिस्ट था, मानवतावाद था, उसका प्रचार प्रसार हुआ, यानी उसका फैलाव हुआ, दूर दूर तक ये जो विचारधारा थी इसको जाना जाने लगा। तो कौन से इसके अलावा, फॉर्मल एजुकेशन के अलावा और कौन से ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से जो मानवतावादी विचारधारा थी, ह्यूमनिस्ट विचारधारा थी, ये फैली? तो इसमें है आर्ट, ठीक है, कला, आर्किटेक्चर, वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला जैसे भवन निर्माण कला, ठीक है, मूर्ति बनाने की कला, ये जो कला है आर्किटेक्चर, ये इसमें आती हैं। एंड बुक्स, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड बुक्स वर वंडरफुली इफेक्ट इन ट्रांसमिटिंग ह्यूमनिस्ट आइडियाज़, यानी जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ थे, मानवतावादी विचार थे, उनको फैलाने का काम एक तो फॉर्मल एजुकेशन ने तो किया, दूसरा उसके बाद कला ने, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड बुक्स, पुस्तकों ने भी उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, एक महत्वपूर्ण रोल उन्होंने इसमें निभाया है। किसको? ह्यूमनिस्ट विचारधारा को फैलाने में, ठीक है। जैसा कि हम इसमें देखा, हमने लास्ट हमने पढ़ा था कि जो शहर थे, ठीक है, इटालियन जो शहर थे वो सेंटर बन गए थे, एजुकेशन सेंटर बन गए थे, आर्ट सेंटर बन गए थे, लर्निंग सेंटर। तो उसमें क्या था कि दूर दराज से जो लोग थे, विदेशों से लोग वहाँ पे पढ़ने आ रहे थे। तो खाली हम इसमें ये नहीं कह सकते कि ओनली एक शिक्षा के द्वारा ही जो मानवतावाद विचारधारा थी वो फैली, नहीं, केवल शिक्षा के द्वारा ही सोसाइटी में या उस टाइम जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें चेंज नहीं किया गया था। उसमें कई कारण और थे उसमें। जैसे बुक्स, पुस्तकें उस टाइम में मैंने आपको बताया कि प्रिंट होने लगी थी, तो पुस्तकों ने अहम रोल निभाया। वास्तुकला ने, ठीक है, जिसमें पेंटिंग्स की गई, स्टैचूज़ बनाई गई, तो उन्होंने भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय स्टडिंग वर्क्स ऑफ द पास्ट, ठीक है। तो वर्तमान के यानी प्रेजेंट डे के जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, वो इंस्पायर्ड हुए किससे? जो एंशियंट टाइम के जो आर्टिस्ट थे उनके काम से, उनकी जो कलाएं उन्होंने जैसे मूर्ति कला उकेरी, ठीक है, पेंटिंग्स उन्होंने बनाई, तो उन चीज़ों से लेकर वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे एंशियंट टाइम के जो काम था उसको लेकर, ठीक है। तो उन्होंने, जब हम एक चीज़ से इंस्पायर हो गए तो हम उस चीज़ में गहराई तक जाते हैं कि इसकी जड़ कहाँ पे है और कैसे ये चीज़ें की जाती हैं। तो जब ये लोगों को पुरानी एंशिएंट टाइम की चीज़ें पसंद आने लगी तो इन्होंने जो मटेरियल रिमेन्स था रोमन कल्चर का, जो जैसे रोमन कल्चर हम पढ़ते हैं कि रोम तो काफ़ी साल पहले, हज़ारों साल पहले रोम का पतन हो चुका था। तो रोमन जो कल्चर के मटेरियल रिमेन्स थे, भग्नावशेष जो उनके पास में थे, भौतिक अवशेष उनके पास थे, उनकी भी इन्होंने उतने ही एक्साइटमेंट से स्टडी करना स्टार्ट किया जितना कि एंशिएंट टेक्स्ट का, जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका जितनी एक्साइटमेंट से अध्ययन किया जाता था, स्टडी की जाती थी, उतनी ही एक्साइटमेंट से जो मटेरियल रिमेन्स जो मिले थे, जैसे चाहे उसमें टूटी हुई मूर्तियां हो, टूटी हुई पेंटिंग्स कोई मिली है, कोई भी जैसे वहाँ के खंडरों से कोई भी ऐसी चीज़ें मिली हैं, उनका अध्ययन भी उतनी ही गहराई से, उतनी ही एक्साइटमेंट से किया जाने लगा था। ठीक है, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि काफ़ी साल पहले, हज़ारों साल पहले, जैसे जो रोम का पतन हो चुका था, आफ्टर रोमन एम्पायर, जैसे रोमन फॉल ऑफ रोम, ठीक है, रोम का जो पतन हो चुका था, उसके बाद में उसके जो शहरों का उत्खनन किया गया, ठीक है, वहाँ की खुदाई की गई, तो वहाँ से क्या मिला? फ्रेगमेंट्स ऑफ आर्ट वर डिस्कवर्ड इन द ruins ऑफ एंशिएंट रोम, प्राचीन रोम के जो भग्नावशेष थे, जो टूटे हुए शहर वहाँ से मिले, उसके शहरों से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कलात्मक वस्तुएं मिली,
ठीक है। आर्ट की कलात्मक ऐसे वस्तुएं मिली उनके, चाहे वो टूटे हुए मिले हों, ठीक है, टूटे हुए कुछ ऐसी चीज़ें मिली कि लोग उनको देखकर बहुत ही मतलब अचंभे में आ गए थे कि इतनी अच्छी ये स्टाइल से बनाए गए हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। तो जब ये चीज़ें हमारे सामने आई, ठीक है, एंशियंट रोम से, प्राचीन रोम सभ्यता हमने पढ़ा था, रोम जो पहले हुआ था रोम एम्पायर, तो रोम का पतन होने के बाद में जब उनके शहरों की खुदाई हुई तो वहाँ से जो अवशेष मिले, ठीक है, उनसे प्रभावित होकर, उनसे इंस्पायर्ड होकर जो ये थे स्कल्पचर थे, जो इटालियन स्कल्पचर थे, उनको कहा गया कि ये जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, ये जो ट्रेडिशन एंशिएंट टाइम में रहा है, इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना है। यानी इसी कला को, जो ये स्टाइल से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, पिक्चर बनाई गई हैं या भवन बनाए हैं, इसी स्टाइल को दोबारा से मतलब कि रीस्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और इसी को मतलब इंस्पायर्ड होकर आप देखोगे 1416 में 1416 में डोनाटेलो, एक आर्टिस्ट हुए हैं डोनाटेलो, इन्होंने क्या किया, 1416 डोनाटेलो ब्रोक न्यू ग्राउंड विद हिज लाइफ लाइक स्टेचू। इन्होंने यानी सजीव मूर्तियाँ, लाइफ लाइक स्टेचूज़, ठीक है, सजीव मूर्तियाँ यानी दिखने में ऐसी जो लगेंगी कि वो जीवित मूर्तियाँ हैं, ऐसी मूर्तियाँ इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। और इसी के साथ इन्होंने एक नई परंपरा को कायम किया, एक नई स्टाइल को इन्होंने यहाँ पे जीवित किया कि दिखने में पहले जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो कैसी थी, ऐसे बेजान लगती थी, दिखने में ऐसे नहीं लगती थी कि वो सजीव हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने 1416 में डोनाटेलो ने एक नई शैली का यहाँ पे विकास किया, उसको डेवलप किया, जिसमें सजीव मूर्तियाँ ये बनाने लगे, ठीक है। दूसरा, इसके बाद देखोगे जब आर्टिस्ट कोई स्टैचू बना रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है, तो उसको वो कैसे ऐसे सजीव बना पाएगा, इसके लिए जो आर्टिस्ट थे वो कहाँ पे जाने लगे, जो आर्टिस्ट थे वो लेबोरेटरी ऑफ मेडिकल स्कूल, जो मेडिकल स्कूलों की जो प्रयोगशालाएं थी वहाँ पे जाने लगे। क्यों? जो बोन स्ट्रक्चर वहाँ पे थे, यानी शरीर के जो कंकाल थे उनकी स्टडी के लिए, ठीक है, स्टडी ऑफ बोन स्ट्रक्चर, उनका अध्ययन करने के लिए कि वो उस चीज़ को गहराई से समझ सकें कि जो मनुष्य का कंकाल है वो किस टाइप का होता है, क्या उसमें होता है, ताकि वो उन चीज़ों को अपनी जो स्टैचू बना रहे हैं उसमें ऐड कर सके, वैसा ही सजीव उसको दिखा सकें, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से बना सकें। तो कहाँ पे जाने लगे, जो मेडिकल स्कूल थी उनकी लेबोरेटरी में जाने लगे। इसी टाइम पीरियड में हम जैसे पढ़ेंगे एंड्रियस वेसेलियस, ये एक बेल्जियम मूल के, ठीक है, ए बेल्जियम मूल के, जो बेल्जियम देश है वहाँ के थे, और क्या थे, एंड ए प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन यानी आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे, ये लेक्चर थे, प्राध्यापक थे मेडिसिन आयुर्विज्ञान के। कहाँ पे? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा, पादवा की जो विश्वविद्यालय थे वहाँ पे, पादवा के बारे में हमने पढ़ा, ये इटली का एक शहर था, ठीक है। तो एंड्रियस वेसेलियस जो एक बेल्जियम मूल के थे, प्रोफेसर थे आयुर्विज्ञान के, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में। इन्होंने क्या किया, एंड्रियस वेसेलियस वाज द फर्स्ट डिसाइड द ह्यूमन बॉडीज़, चीरफाड़, इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन बॉडी की जांच करने के लिए, जो मनुष्य का शरीर है उसका चीरफाड़ किया फर्स्ट टाइम, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम डिसाइड चीरफाड़ किया ह्यूमन बॉडी का, मनुष्य की जो शरीर है उसका चीरफाड़ किया। और इसी के साथ में क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, ठीक है, इसी के साथ जो शरीर क्रिया विज्ञान है, फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान का शुरुआत हुई, उसका आरंभ हो गया, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान का आरंभ हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे दिया है। दूसरा, इसी के साथ हम पढ़ते हैं कि इस टाइम के जो आर्टिस्ट थे वो ऐसे नए नए तरीक़ों को खोजने लगे कि जिससे उनकी जो कला है, उनकी आर्ट है, वो इतनी अट्रैक्टिव हो सके जिससे कि वो एकदम सजीव लगे, ठीक है, जिससे वो ऐसे लगे जैसे जीवित है। तो फर्स्ट यहाँ पे है नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, रेखा गणित का ज्ञान, रेखा गणित का ज्ञान, जैसे हम आज भी पढ़ते हैं ज्योमेट्री को, तो रेखा गणित का जो ज्ञान है कि कहाँ से कितनी रेखाएं, कितने इंचेस, कैसे उसको बनाना है, ये सारा जो स्ट्रक्चर है कहाँ से जानकारी मिली, ज्योमेट्री, रेखा गणित से। नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री हेल्प देम अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव, यानी कि ज्योमेट्री ने जो आर्टिस्ट हैं उनकी हेल्प की किसको बनाने में, जो एक स्टैचू का परिदृश्य यानी उसका एक स्ट्रक्चर जो बनाना है उसमें हेल्प की ज्योमेट्री के ज्ञान ने, ठीक है, नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री। तो यहाँ से हेल्प हो गई आर्टिस्ट की। दूसरा क्या है, चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइट, चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइट,
लाइट, प्रकाश के गुणों को समझना, ठीक है, उनको चेंज करना। प्रकाश की गुणवत्ता को जब समझेंगे तो उससे क्या होगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा जो वो चीज़ हमारे सामने बनाने जा रहे हैं, ठीक है। चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइट, देयर पिक्चर्स, उनकी पिक्चर एक्वायर्ड ए 3 डिमेंशियल क्वालिटी, यानी उनकी जो पिक्चर्स हैं, उनकी जो तस्वीर चित्र जो बना रहे हैं वो क्या होंगे, त्रिआयामी, 3 डिमेंशियल त्रिआयामी, यानी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बन जाएंगे, ठीक है। जब हम जैसे किसी चीज़ पे हम लाइट को फोकस करते हैं तो उसमें देखते हैं कहाँ से प्रकाश ज़्यादा अच्छा आ रहा है और किस साइड से प्रकाश उस पर डालने से उसका जो प्रभाव है ज़्यादा प्रभावशाली लग रही है वो। तो इस तरीके से किसकी नॉलेज, लाइट की, प्रकाश की जो गुणवत्ता है उसका ज्ञान, यहाँ से भी आर्टिस्ट को हेल्प मिली उनको पिक्चर को एक 3D पेंटिंग बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड क्या है, आर्टिस्ट ने क्या किया, यूज ऑफ ऑयल, यानी वो अपनी पिक्चरों में जो तस्वीर बना रहे हैं वहाँ पे तेल का यूज, ऑयल का यूज किया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि जब हम किसी कलर में पेंटिंग बना रहे हैं उस कलर में ऑयल का यूज कर रहे हैं तो उससे क्या, जो कलर थे वो ज़्यादा मतलब चमकीले और ज़्यादा चटकदार सामने आए। एक आप देखोगे जो फीके कलर की पेंटिंग होती है वो कम अट्रैक्ट होती है, ठीक है, और जहाँ पे कम अट्रैक्ट करती है, और जहाँ पे चटक और चटकीले रंग हैं, सुंदर गहरे रंग है, वहाँ पे वो लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूज ऑफ ऑयल, ऑयल का इस्तेमाल किया जाने लगा पिक्चर में, ठीक है। दूसरा क्या है कि एनाटोमी, एनाटोमी मतलब शरीर विज्ञान, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा कि उन्होंने शरीर में चीरफाड़ किया जाने लगा था और जो हमारी शरीर क्रिया विज्ञान था उसका यहाँ पे शुरुआत हो गई थी। तो एक सब्जेक्ट के रूप में एनाटोमी, उसके बाद ज्योमेट्री रेखा गणित और फिजिक्स रसायन विज्ञान गिव ए न्यू क्वालिटी टू इटालियन आर्ट। एक जो इटालियन आर्ट थी, इटली की जो कला थी, इतावली कला थी, उसको एक नई क्वालिटी, एक नई गुणवत्ता प्रदान की किन्होंने, एनाटोमी, ज्योमेट्री और फिजिक्स, यानी इन सब की नॉलेज ने आर्टिस्ट के को एक नई दिशा प्रदान की, एक नई डायरेक्शन उनके सामने रखी कि किसी भी चीज़ को बनाने का सही तरीका क्या है, ठीक है। और यहाँ से ही शुरुआत होती है विच वाज कॉल्ड टू बी रियलिज्म, और इसी को क्या कहा गया है, यथार्थवाद, रियलिज्म। यानी इस टाइम पीरियड में चाहे वो स्टैचू बनाई गई हों, चाहे पेंटिंग्स बनाई गई हों, वो सब कैसी थी, दिखने में एकदम रियल लग रही है, बिल्कुल रियल लग रही है। तो इस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया, रियलिज्म, यथार्थवाद, ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड में कुछ ऐसे मेन आर्टिस्ट हुए हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट है लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाई हैं जिनके बारे में जो वर्ल्ड फेमस है और उनके बारे में हमने काफ़ी सुना भी है। तो फर्स्ट है इनकी मोनालिसा, मोनालिसा, ठीक है। दूसरी है द लास्ट सपर, द लास्ट सपर। एक इनके बारे में, लियोनार्डो दा विंची के बारे में कहा जाता है कि ये उड़ते हुए पक्षियों को जैसे देखना बहुत इनको अच्छा लगता था और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने एक जो फ्लाइंग मशीन है उसका भी डिज़ाइन तैयार किया था लियोनार्डो दा विंची ने। सेकंड है इसमें माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो ने एक पेंटिंग, एक स्टैचू बनाई थी पेंटिंग जिनका नाम था दी पाइटा, ये भी काफ़ी फेमस है, ठीक है, दी पाइटा। थर्ड है ड्यूर, ड्यूर ने बनाई है प्रेयरिंग हैंड्स, ठीक है, यानी प्रार्थनारत हाथ। उन्होंने ऐसे जोड़ते हुए हाथों की पेंटिंग्स बनाई है। तो ये जो पेंटिंग है ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। प्रेजेंट में भी मोनालिसा को आप काफ़ी नाम सुना होगा मोनालिसा ने। तो इस टाइम पीरियड में जो चेंज हुए उनके बाद एक जो नई जो स्टाइल सामने आई थी, नया एक क्वालिटी सामने आई थी, उसको नाम दिया था रियलिज्म। और यही है हमारा रियलिज्म का टॉपिक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।